हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया था। अब परसेंटेज टॉपिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, इसके बारे में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। अब उन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़े। ओके, तो आज हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है फाइंडिंग नेट परसेंटेज चेंज। अब क्या होता है नेट परसेंटेज चेंज? नेट परसेंटेज चेंज में जनरली हमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी जहां पर टर्म्स की प्रोडक्ट के थ्रू, मल्टीप्लाई के थ्रू एक नई वैल्यू फाइंड आउट होती है। वहां हम नेट परसेंटेज चेंज के कॉन्सेप्ट को जनरली यूज करते हैं। क्लियर? जैसे आपने छोटी क्लासेस में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जहां पर दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करने से एक थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होती है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा था एक रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल की लेंथ और रेक्टेंगल की विड्थ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से उसका एरिया बनता है। ठीक ऐसे ही स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। ऐसे ही अगर आगे देखें, प्रैक्टिकल अप्रोच रखें तो प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंसेस होता है, और इनकम, एक्सपेंसेस और इनकम व्हाटएवर जो भी आप लेना चाहें। ओके, दैट मींस दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से एक थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होने के कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं। और ऐसे केसेस में इनके बीच में रिलेशन की अगर हम बात करें तो रिलेशन वाइज अगर हम बात करें, प्रैक्टिकली आप स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर समझते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट को। तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, हम ये रिलेशन लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। लाइक मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे तक किसी डिस्टेंस को कवर किया गया, तो कितनी डिस्टेंस कवर होगी? दैट मींस 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो जाएगी। क्लियर? इसी 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर 40 नहीं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया गया, अगर 20 की स्पीड से कवर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 20 की स्पीड से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में डेफिनेटली 4 आवर्स का टाइम लगेगा। लेट अगेन इसी 80 किलोमीटर के डिस्टेंस को हम कवर करते हैं, मान लिया जस्ट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहे हैं, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करने पर कितना टाइम लगेगा? दैट वुड बी 8 आवर्स, तो 8 घंटे का टाइम लगेगा। अब ऐसे में इन तीनों वैल्यूज के बीच में अगर हम रिलेशन की बात करें तो आपने देखा कि डिस्टेंस हमने सब जगह सेम रखी हुई है। डिस्टेंस सेम रखने का मतलब दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से जो थर्ड वैल्यू फाइंड आउट हो रही है उसे हमने सेम रखा है, दैट मींस ये कांस्टेंट है। और जब दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होते समय प्रोडक्ट वाली वैल्यू को कांस्टेंट रखा जाता है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है हम उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। लेट मान लेते हैं 20 की स्पीड से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में 4 घंटे का टाइम लगा। अब स्पीड को लेट हमने 20 से 10 कर दिया, कैसा हो गया? 20 से 10 मींस हाफ, हमने स्पीड को हाफ कर दिया। जब हमने स्पीड को हाफ किया और डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा तो टाइम में क्या रिलेशन बना? 4 से 8, दैट मींस ये डबल हो गया। क्लियर? फिर से देखें, स्पीड को डबल कर दें, 20 से 40 कर दें। स्पीड को जब हम 20 से 40 कर रहे हैं, अगेन डिस्टेंस सेम है, दैट मींस प्रोडक्ट वाली वैल्यू कांस्टेंट है, तो स्पीड 20 से 40 डबल होने पर टाइम में क्या रिलेशन बना? टाइम 4 से 2 हाफ हो गया। दैट इज क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको बढ़ा रहे हैं तो उधर कम हो जाता है, और इधर कम करते हैं तो उधर बढ़ जाता है। कैसा रिलेशन हो गया? रिवर्स, इनवर्स रिलेशन हो गया, दैट मींस व्युत्क्रम अनुपात हो गया। इधर बढ़ाते हैं तो उधर कम हो जाता है, इधर कम करते हैं तो उधर बढ़ जाता है। कब? जब प्रोडक्ट वाली वैल्यू को कांस्टेंट रखा जाता है। यही हमारा एक स्पेसिफिक रिलेशन है। दैट मींस जब भी हम दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से एक थर्ड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, दैट मींस इनके थ्रू एक थर्ड वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है, और इस प्रोडक्ट वाली वैल्यू को जब हम कांस्टेंट रख रहे हैं,
जब हम पहली वैल्यू को कम करते हैं तो दूसरी वैल्यू बढ़ जाती है। कब? जब प्रोडक्ट वाली वैल्यू को कांस्टेंट रखा जाता है। लेकिन जब पहली वाली वैल्यू को बढ़ाते हैं तो दूसरी वाली वैल्यू कम हो जाती है। यही रिलेशन अभी हमारा बना था, इनवर्स का रिलेशन। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब भी तो वैल्यूज के प्रोडक्ट से थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होती हो और प्रोडक्ट वाली वैल्यू को कांस्टेंट रखा जाए, तब इन दोनों में से एक में चेंज आपको गिवन होगा, सेकंड चेंज आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाएगा। चलिए मान लेते हैं पहली वाली वैल्यू को x% रिड्यूस कर दिया गया, तो फिर दूसरी वैल्यू में कितना परसेंट इंक्रीज करना होगा जिससे प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे, ये क्वेश्चन बनता है। या फिर पहली वैल्यू को सपोज y% इंक्रीज कर दिया, तो सेकंड वैल्यू को कितना परसेंट रिड्यूस करें जिससे प्रोडक्ट कांस्टेंट बना रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन होता है। क्लियर? तो अब ये वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी। कैसे याद रखना है? चलिए ट्रिकी वे में समझते हैं ये याद कैसे रहेगा। जब भी तो वैल्यूज के प्रोडक्ट से थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और प्रोडक्ट वाली वैल्यू कांस्टेंट रहती हो, तब फर्स्ट वैल्यू को अगर x% रिड्यूस किया गया तो जितना रिड्यूस किया गया है वो वैल्यू लीजिए, जितना भी रिड्यूस किया गया वो वैल्यू लीजिए एंड डिवाइडेड बाय। अब परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज के रिगार्डिंग हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी वैल्यू को एक सर्टेन परसेंट से इंक्रीज करते हैं तो वो कितना परसेंट हो जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लेट हमने किसी वैल्यू को 40% इंक्रीज कर दिया, 40% इंक्रीज कर दिया। अब किसी भी वैल्यू जिसको आप 40% इंक्रीज करने जा रहे हैं वो इनिशियल वैल्यू अपने आप में 100% वैल्यू होगी। 100% वैल्यू को 40% इंक्रीज करने का मतलब टोटल कितना हो गया? 140% हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? दैट मींस 40% इंक्रीज मींस 100 प्लस 40। ठीक ऐसे अगर हम 40% रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा? रिड्यूस करने का मतलब 100 में से 40 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? दैट वुड बी 60%। दैट मींस परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज रिड्यूस को कैसे फाइंड आउट करना होता है? 100 प्लस या 100 माइनस के थ्रू फाइंड आउट करना होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब अपने कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होते समय अगर प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखा गया हो तो एक में अगर x% रिड्यूस किया गया तो जितना रिड्यूस किया गया उसे लिखिए। अब जैसा रिलेशन आपको दिया गया है वैसा रिलेशन यहां नीचे यूज करना। क्लियर? हमें रिड्यूस दिया गया तो नीचे रिड्यूस करना। रिड्यूस कैसे करते हैं? दैट मींस 100 माइनस x इतना, और परसेंटेज फाइंड करना है तो इनटू 100 कर देते हैं, इतना परसेंट इंक्रीज करना होगा। क्लियर? ठीक ऐसे अगर फर्स्ट वैल्यू को y% इंक्रीज कर दिया जाए तो सेकंड वैल्यू रिड्यूस होगी। कितना रिड्यूस होगी? जितनी वैल्यू दी गई है वो लीजिए, डिवाइडेड बाय इंक्रीज है तो नीचे इंक्रीज करेंगे। दैट मींस इंक्रीज कैसे होता है? 100 प्लस, तो 100 प्लस जो वैल्यू दी है वो लीजिए। परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इनटू 100%, दैट मींस सेकंड वैल्यू इतना परसेंट रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। अगर पहली वैल्यू को x% रिड्यूस करते हैं तो फिर जितना रिड्यूस किया उसको ऊपर रखिए और जैसा रिलेशन यहां दिया गया वो यहां नीचे रखेंगे। रिड्यूस है तो रिड्यूस कर देंगे, इंक्रीज है तो इंक्रीज कर देंगे, और परसेंटेज वैल्यू फाइंड करना है इसलिए 100 इंटू में कर देंगे। ओके? अब ये वैल्यूज एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती हैं। अगर यहाँ रिड्यूस है तो यहाँ इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज है तो फिर ये रिड्यूस होगा। क्लियर? कब? जब प्रोडक्ट वाली वैल्यू कांस्टेंट रहती है तब के लिए ये रिलेशन बनते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं थ्रू द क्वेश्चन। वेल, आज का पहला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 40%. बाय व्हाट परसेंट अ फैमिली शुड रिड्यूस इट्स कंजम्पशन ऑन शुगर सो दैट द एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली रिमेन्स अनचेंज, जिससे परिवार का चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो पूरा क्वेश्चन हिंदी में हो गया कि चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि हो गई, एक परिवार चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करे जिससे परिवार का खर्च अपरिवर्तित रहे। ये हमारा क्वेश्चन। क्लियर? चलिए देखते हैं इसमें हमें डेटा क्या दिया गया है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो डेटा दिया गया उसमें कहा गया है प्राइस फर्स्ट टर्म, जिसमें चेंजेस दिया गया है। क्वेश्चन में कितना चेंज दिया गया है? कहा गया है कि प्राइस 40% इंक्रीज हो जाता है, चीनी का मूल्य 40% बढ़ गया। आगे हमसे कहा गया है कि कंजम्पशन ऑफ शुगर, कंजम्पशन दैट मींस खपत, हमसे पूछा है कितने प्रतिशत परिवर्तित करना होगा परिवार को, चीनी की खपत को कितने प्रतिशत परिवर्तित करना होगा जिससे परिवार का एक्सपेंसेस, एक्सपेंस होता है खर्च, अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित मींस कांस्टेंट रहे। ओके? ये डेटा हमें दिया हो। क्या हमारा यहां पर ये कॉन्सेप्ट बनता है? तो दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होने का कॉन्सेप्ट बनेगा। अब खपत का मतलब किस चीज का होता है? हम खपत किस चीज की करते हैं? कंजम्पशन किस चीज का होता है? क्वांटिटी का होता है। दैट मींस क्वांटिटी का हम कंजम्पशन करते हैं, और हमें पता है कि प्राइस और क्वांटिटी के प्रोडक्ट से एक्सपेंसेस निकलता है। दैट मींस दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होने का कॉन्सेप्ट बन रहा है। जब दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होने का कॉन्सेप्ट बनता हो तो हमारे ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाते हैं।
अब ऐसे में प्राइस को क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 40% इंक्रीज करने के लिए कहा गया। जिन दो वैल्यूज का प्रोडक्ट कर रहे हैं उनमें से एक में चेंज गिवन है, सेकंड में चेंज आइडेंटिफाई करना है और प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है। सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। नाउ परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज की गई है तो सेकंड वैल्यू में कितने परसेंट का चेंज होगा आइडेंटिफाई करने के लिए इंक्रीज दिया है, चेंज पूछा है, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जितना भी चेंज दिया गया है उसको ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय, क्योंकि इंक्रीज है तो नीचे इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज मींस परसेंटेज इंक्रीज होता है 100 प्लस इनटू 100, इतने परसेंट। अब ये वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज क्या आएगी, क्योंकि पहली वैल्यू आपको इंक्रीज दी है तो सेकंड रेसिप्रोकल रिलेशन की वजह से रिड्यूस हो गया। क्लियर? तो ये हो गया 40 इंटू अपॉन 140 इंटू 100%। दैट इज सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 2 and 7 इज इट। तो 200 अपॉन 7 सिंप्लीफाई करने पर कितना होगा 200 अपॉन 7, 200 अपॉन 7%। 7 से सिंप्लीफाई करते हैं, 7 2 14, 7 8 56, 4 अपॉन 7%। क्या चीज इंक्रीज या रिड्यूस, तो रिड्यूस, इतना परसेंट रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो प्राइस में 40% रिड्यूस इंक्रीज होने पर अगर फैमिली अपने कंजम्पशन को 28 होल 4/7% रिड्यूस कर देती है तो उसका एक्सपेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, खर्चा परिवर्तित रहेगा। क्लियर? तो हमारा ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है। इस तरह से हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने देखा दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होते समय जिन दो टर्म्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें से एक में चेंज गिवन और सेकंड में चेंज आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए, जबकि प्रोडक्ट वाली वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए कहा जाता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्म, चलिए उसी में नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं। जब दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होती हो, अब अगर जिन दो टर्म्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों में ही सर्टेन परसेंटेज से चेंजेस कर दें। लेट फर्स्ट वैल्यू में हमने x% चेंज कर दिया और सेकंड वैल्यू में सपोज y% चेंज कर दिया। जिन दो टर्म्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों में ही सर्टेन परसेंटेज से चेंज कर दिया तो अब प्रोडक्ट वाली वैल्यू हमारी कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसमें चेंज हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन यही होगा कि इसमें कितने परसेंट का चेंज आएगा वो आइडेंटिफाई करो। इसमें कितने परसेंट का चेंज है उसको आइडेंटिफाई करो। दैट मींस दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होते समय जिन दो टर्म्स का मल्टीप्लाई करें उन दोनों में ही सर्टेन परसेंटेज का चेंजेस कर दें तो प्रोडक्ट वाली वैल्यू में कितने परसेंट का चेंज आएगा, इसको आइडेंटिफाई करने की कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियर? तो जब भी दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से एक थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होती हो और जिन दो टर्म्स का मल्टीप्लाई करें उन दोनों में ही सर्टेन परसेंटेज से चेंजेस किए जाए तो प्रोडक्ट वाली वैल्यू का चेंज कहलाता है नेट परसेंटेज चेंज। दैट इज नेट परसेंटेज चेंज। और इस नेट परसेंटेज चेंज की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है इन दोनों चेंजेस को आपस में प्लस कीजिए, दोनों चेंजेस के प्रोडक्ट को 100 से डिवाइड करके इसमें ऐड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी यही हमारे नेट परसेंटेज चेंज को डिनोट करती है। क्लियर? दैट इज x प्लस y प्लस xy अपॉन 100, दैट इज नेट परसेंटेज चेंज। लेकिन हमने यहाँ चेंजेस लिखे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज तो लिखा ही नहीं। तो चेंजेस दो तरह के पॉसिबल है। अगर ओवरऑल चेंजेस की बात करें तो चेंजेस दो तरह के हो सकते हैं। वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए भी कहा जा सकता है, इंक्रीज मींस वृद्धि करने के लिए कहा जा सकता है, या फिर डिक्रीज करने के लिए भी कहा जा सकता है, डिक्रीज मींस कमी। दैट मींस वैल्यू को बढ़ाने या कम करने दोनों ही फॉर्मेट में कहा जा सकता है। अब आपको ये बात याद रखनी होगी, अगर दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होते समय जिन दो टर्म्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों ही वैल्यूज में चेंजेस गिवन हो, तो अब चेंजेस अगर इंक्रीज होगा तो फॉर्मेट के अंदर उस वैल्यू को पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे, धनात्मक रखेंगे, और अगर कमी करने के लिए कहा गया है तो नेगेटिव साइन के साथ उस वैल्यू को फॉर्मेट के अंदर प्लेस करना होगा। क्लियर स्टूडेंट? प्लस माइनस का साइन अगर यूज कर रहे हैं तो फिर हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो भी प्लस या माइनस में आ सकती है। अगर फाइनल वैल्यू प्लस में आती है तो वो इंक्रीज को डिनोट करेगी, और अगर फाइनल वैल्यू माइनस में आती है तो फिर वो डिक्रीज को डिनोट करेगी। क्लियर? जब हम फॉर्मेट के अंदर प्लस माइनस का साइन यूज कर रहे हैं तो फाइनल वैल्यू प्लस या माइनस में से किसी में भी आ सकती है। अगर प्लस में आएगा तो इंक्रीज को डिनोट करेगा, इसका मतलब प्रोडक्ट वाली वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और अगर फाइनल वैल्यू माइनस में आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट वाली वैल्यू डिक्रीज को डिनोट करेगी, इसका मतलब कमी होगा। क्लियर? एक और बात, प्लस माइनस का साइन अगर इसके अंदर यूज कर रहे हैं तो फिर प्लस माइनस का साइन यहां पर मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि वैल्यूज को विद साइन हमें प्लेस करना है, चिन्हों के साथ यहां पर यूज करना है। अगर विद साइन प्लेस कर रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट ऑफ साइन भी क्लियर होना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ साइन क्या होता है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, चिन्हों की गुणा।
प्रोडक्ट ऑफ साइन। अगर हम अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई करते हैं तो अपोजिट साइन होता है लाइक सपोज प्लस साइन की माइनस से मल्टीप्लाई या फिर माइनस साइन की प्लस से मल्टीप्लाई। अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो रिजल्ट होता है माइनस साइन। लेकिन अगर हम सेम साइन की मल्टीप्लाई करते हैं प्लस साइन की मल्टीप्लाई प्लस से या फिर माइनस साइन की मल्टीप्लाई माइनस से तो सेम साइन का रिजल्ट होता है प्लस साइन। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर दोनों वैल्यूज इंक्रीज या दोनों वैल्यूज रिड्यूस रहती हैं तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी प्लस। सेम साइन का रिजल्ट जो आता है वो प्रोडक्ट प्लस होता है। तो यहां जो साइन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर एक इंक्रीज और एक डिक्रीज को डिनोट करे तो एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा तो अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई का केस बनेगा। तो यहां जो इनका रिजल्ट आएगा वो माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स अगर दोनों सेम साइन है तो यहाँ प्लस रहेगा, दोनों अपोजिट साइन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ओके, इस फॉर्मेट का एक क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25% while the width is reduced by decreased by 40%. Find the percentage change in the area of the rectangle. एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी गई जबकि चौड़ाई को 40% कम कर दिया गया। आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत अंतर बताओ। ये हमारा क्वेश्चन क्लियर। तो अब हमारे क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है उसमें एक रेक्टेंगल की लेंथ को क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमसे कितना कहा गया है, हमसे कहा गया 25% बढ़ा दिया गया। जबकि इसी रेक्टेंगल की विड्थ चौड़ाई को क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 40% रिड्यूस करने के लिए कहा गया है। हमसे पूछा गया है रेक्टेंगल के एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा वो आइडेंटिफाई करो। क्लियर। अब लेंथ, विड्थ और एरिया के बीच में रिलेशन आपको पता होगा। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हमारे नेट परसेंटेज चेंज के रिगार्डिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेंसुरेशन की फिगर से पूछे जाते हैं। इसलिए मेंसुरेशन के रिगार्डिंग फॉर्मूले आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर। चलिए देखें, लेंथ, विड्थ और एरिया रेक्टेंगल में इनमें रिलेशन क्या होता है। लेंथ और विड्थ के प्रोडक्ट से एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलता है। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। और दो वैल्यू जिनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों में ही सर्टेन परसेंटेज का चेंजेस दिया हुआ है। इसलिए एरिया में चेंज आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, नेट परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है जो कि था x प्लस वाई प्लस x5 अपॉन 100। दैट मींस इतने परसेंट का चेंज आएगा। क्लियर। अब इसमें से जो वैल्यू इंक्रीज है वो तो पॉजिटिव रहेगी तो 25 तो पॉजिटिव रहेगा। दूसरी रिड्यूस है तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। अब एक प्लस और एक माइनस तो प्लस माइनस माइनस तो यहां साइन माइनस हो जाएगा। 25 इंटू 40 अपॉन 100 दैट इज इतने परसेंट का चेंज आएगा। क्लियर। तो 25 माइनस 40 इज माइनस 15 और इधर सिंप्लीफाई करें तो दैट इज 25 4 जा एंड 4 10 दैट इज 10 इतना परसेंट। अब माइनस 10 और माइनस 15 सेम साइन ऐड होते हैं 25 बट साइन वही रहता है जो गिवन है माइनस। माइनस किस चीज को डिनोट करता है, माइनस डिनोट करता है रिडक्शन, कमी को। इसका मतलब 25% रिड्यूस हो जाएगा। तो रेक्टेंगल के लेंथ को 25% बढ़ाने और विड्थ को 40% रिड्यूस करने से एरिया में 25% का रिडक्शन हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरटेनमेंट टैक्स इज रिड्यूस्ड बाय 60% ड्यू टू विच द नंबर ऑफ व्यूअर्स ऑफ पीवीआर आर इंक्रीज्ड बाय 75%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द पीवीआर। हिंदी में अगर समझा जाए तो एक पीवीआर मनोरंजन कर में 60% कमी कर दी गई जिससे एक पीवीआर के दर्शकों की संख्या 75% बढ़ गई। पीवीआर की आय में प्रतिशत अंतर बताओ। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो डेटा क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है पहले उसको एनालाइज करें। हमें क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है उसमें सबसे पहले एंटरटेनमेंट टैक्स एक डेटा दिया गया। एंटरटेनमेंट टैक्स मनोरंजन कर, क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको 60% रिड्यूस कर दिया गया। आगे कहा गया कि नंबर ऑफ व्यूअर्स दर्शकों की संख्या इससे कितना 75% बढ़ गई। 75% बढ़ गई। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है एंटरटेनमेंट टैक्स को 60% रिड्यूस करने से अगर नंबर ऑफ व्यूअर्स दर्शकों की संख्या 75% बढ़ जाती है तो पीवीआर की इनकम में कितने परसेंट का चेंज आया वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। कितने परसेंट का चेंज आया ये पूछा। अब एंटरटेनमेंट टैक्स, नंबर ऑफ व्यूअर्स और इनकम ऑफ पीवीआर इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स में किसी भी तरह का चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, जो टिकट का प्राइस है वो चेंज होगा डेफिनेटली। तो दैट मींस ये प्राइस ऑफ द टिकट को इफेक्ट करता है। क्लियर। नंबर ऑफ व्यूअर्स
एक स्पेसिफिक रेट के कितने टिकट बिकेंगे वो नंबर ऑफ व्यूवर्स पर डिपेंड करता है, और स्पेसिफिक रेट के जितने भी टिकट बिकेंगे उसी से पीवीआर की इनकम निकलेगी। इसका मतलब प्राइस और व्यूवर्स के प्रोडक्ट से इनकम ऑफ द पीवीआर निकलता है। तो दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होने का केस बन गया। और जब भी दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होती हो और जिन दो टर्म्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों में ही सर्टेन परसेंटेज से चेंज देकर प्रोडक्ट वाली वैल्यू का चेंज पूछा जाए तो दैट मींस प्रोडक्ट वाली वैल्यू में कितना चेंज आएगा, दैट इज नेट परसेंटेज चेंज, जो कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 ओवरऑल इतने परसेंट का चेंज आएगा। क्लियर। अब इसमें से एक वैल्यू x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं। रिड्यूस, रिड्यूस मींस माइनस, तो माइनस 60 हो जाएगा। इंक्रीज, सेकंड वैल्यू इंक्रीज है तो पॉजिटिव, दैट मींस प्लस 75। अब एक प्लस और एक माइनस तो प्लस माइनस माइनस, दोनों का प्रोडक्ट इन डिवाइडेड बाय 100 ओवरऑल इतने परसेंट का चेंज आएगा इनकम में। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, 15 बचेगा किसका, बड़े वाले साइन का, तो प्लस का हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं इधर, दैट इज 5 2 एंड 5 15, दैट इज 3 15 3 जा 45, 45 किस में आएगा, माइनस में आएगा। प्लस का 15 है माइनस का 45 है तो दैट मींस नेगेटिव वैल्यू बचेगी कितना, 30%। माइनस का साइन रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को, कमी को, इसका मतलब 30% रिड्यूस हो जाएगी इनकम। तो एंटरटेनमेंट टैक्स को 60% रिड्यूस करने से अगर नंबर ऑफ व्यूअर्स 75% बढ़ते भी हैं तो भी इनकम ऑफ पीवीआर 30% रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स। रेडियस ऑफ द सर्किल इज रिड्यूस्ड बाय 25%। रेडियस ऑफ सर्किल इज रिड्यूस्ड बाय 25%। बाय व्हाट परसेंट, द डायमीटर, सर्क्यूमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ द सर्किल विल बी चेंज्ड। एक वृत्त की त्रिज्या 25% कम कर दी गई तो वृत्त के व्यास, परिधि और क्षेत्रफल में प्रतिशत अंतर बताओ, ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ द सर्किल, वृत्त की त्रिज्या को कितना 25% रिड्यूस करने के लिए कहा गया, 25% कम करने के लिए कहा गया। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है डायमीटर में परसेंटेज चेंज बताओ कितना होगा। डायमीटर मतलब व्यास, व्यास में कितने परसेंट का चेंज आएगा ये पूछा गया। ओके, चलिए पहले इसी को देखते हैं। अब जिसमें चेंज दिया है उसका डायमीटर के साथ रिलेशन क्या है, तो डायमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशन होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस डायमीटर होता है, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। अब रेडियस में क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 25% रिड्यूस करने के लिए कहा गया, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हमसे पूछा डायमीटर में कितने परसेंट का चेंज आएगा वो आइडेंटिफाई करो। क्लियर। तो डायमीटर में कितने परसेंट का चेंज आएगा ये आइडेंटिफाई करना। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, नेट परसेंटेज चेंज के कॉन्सेप्ट में जब भी मल्टीप्लाई में कुछ टर्म्स दिए गए हो और उनमें कोई वैल्यू कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट वैल्यूज का नेट परसेंटेज चेंज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 2 मल्टीप्लाई में है लेकिन 2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यूज का परसेंटेज, नेट परसेंटेज चेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लीव इट, इसको छोड़ दो। कांस्टेंट वैल्यूज का नेट परसेंटेज चेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब रेडियस 25% रिड्यूस करने के लिए कहा गया, इसके साथ मल्टीप्लाई में और कोई वैल्यू नेट परसेंटेज सॉरी चेंजेस परसेंटेज चेंजेस के फॉर्मेट में नहीं है, तो केवल एक ही वैल्यू रहेगी। अगर राइट साइड में केवल एक ही वैल्यू है तो जितना चेंज यहां होगा उतना ही चेंज यहां भी हो जाएगा, इसका मतलब डायमीटर भी 25% रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया था सर्क्यूमफ्रेंस, परिधि में कितना अंतर आएगा, तो सर्क्यूमफ्रेंस के साथ रेडियस का रिलेशन देखते हैं। सर्क्यूमफ्रेंस परिधि, परिधि। अब सर्क्यूमफ्रेंस का रेडियस के साथ रिलेशन होता है 2 पाई आर, दैट इज 2 into पाई into r। क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रेडियस को 25% रिड्यूस करने के लिए कहा गया, रेडियस में 25% रिड्यूस करने के लिए कहा गया, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में जो टर्म्स है 2, ये तो कांस्टेंट टर्म है और पाई भी कांस्टेंट है क्योंकि पाई की वैल्यू 22.7 होती है या फिर 3.14, दैट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, तो पाई भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म्स का नेट परसेंटेज चेंज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सो लीव इट, छोड़ दिया उनको। अब यहाँ राइट साइड में केवल एक ही वैल्यू रहेगी, जितना चेंज यहां करेंगे यहां भी इतना ही चेंज आएगा, इसका मतलब सर्क्यूमफ्रेंस भी 25% रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट, रेडियस दिया है 25% रिड्यूस, एरिया में कितना चेंज आएगा, किसके, सर्किल, तो सर्किल का एरिया रेडियस से कैसे रिलेटेड होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मींस आर इंटू आर, दैट इज दिस वन। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियस को 25% रिड्यूस करना है, तो रेडियस 25% रिड्यूस, लेकिन जहां भी रेडियस यूज होगी वो 25% रिड्यूस होनी, तो सेकंड प्लेस का रेडियस भी 25% रिड्यूस होगा, दैट इज, तो दोनों जगह 25% रिड्यूस होंगे।
और पाई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म्स का नेट परसेंटेज चेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सो लीव इट। दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होने का केस हो गया, और प्रोडक्ट वाली वैल्यू में चेंज कितना होता है, नेट परसेंटेज चेंज के बराबर, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इतने परसेंट का चेंज हमारे एरिया में आएगा। नाउ वैल्यूज के अकॉर्डिंग देखें तो 25% रिड्यूस, तो दैट मींस फर्स्ट वैल्यू रिड्यूस है तो माइनस हो जाएगा, सेकंड वैल्यू ये भी 25% रिड्यूस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, सेम साइन प्लस, अब 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, दैट मींस ओवरऑल इतने परसेंट का चेंज एरिया में आएगा। क्लियर? तो -25 -25 तो -50 हो जाएगा, और इधर प्लस में हमारे पास 25 4 से डिवाइड करते हैं तो दैट वुड बी 6.25, इतना परसेंट। नाउ 50 नेगेटिव है और 6.25 पॉजिटिव है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, इसलिए माइनस में बचेगा, कितना बचेगा, दैट वुड बी 43.75% नेगेटिव वैल्यू, और माइनस किसको डिनोट करता है, रिडक्शन को, सो 43.75% रिड्यूस हो जाएगा एरिया। तो रेडियस को 25% रिड्यूस करने पर एरिया में कितना चेंज आया, एरिया 43.75% रिड्यूस हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी तक हमने नेट परसेंटेज चेंज में दो वैल्यूज के प्रोडक्ट से थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होने के कॉन्सेप्ट को देखा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ही वैल्यूज हो, दो से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती हैं। लेट तीन वैल्यूज हो, लेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन वैल्यूज के प्रोडक्ट से एक नई वैल्यू फाइंड आउट होती, और लेट फोर्थ वैल्यू फाइंड आउट होती। ओके, जिन टर्म्स का मल्टीप्लाई करें उन सब में ही सर्टेन परसेंटेज का चेंज कर दिया जाए। लेट फर्स्ट वैल्यू को मान लेते हैं, चलिए 10% इंक्रीज कर दी, सेकंड को सपोज 20% रिड्यूस कर दिया, थर्ड को सपोज 30% इंक्रीज कर दिया। अब हमें बताना है प्रोडक्ट वाली वैल्यू में कितने परसेंट का चेंज आएगा, ये आइडेंटिफाई करना। तो दो वैल्यूज के केस में तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था, तो तीन में क्या करें, तीन में भी फॉर्मेट है, लेकिन उस फॉर्मेट को, दैट मींस उस स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर्मेट को यूज करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला यूज करने की बजाय हम तीन में भी, तीन वैल्यूज के प्रोडक्ट से फोर्थ फाइंड आउट होने के केस में भी नेट परसेंटेज चेंज के लिए दो का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कैसे? दो वैल्यूज लेकर इन दोनों का नेट परसेंटेज चेंज फाइंड करते हैं, जो आएगा उसके साथ थर्ड वैल्यू को लेकर फिर से नेट परसेंटेज चेंज फाइंड कर देंगे, फाइनल वैल्यू ही ओवरऑल नेट परसेंटेज चेंज को डिनोट करेगी। क्लियर? चलिए देखते हैं, 10 और 20 का अगर नेट परसेंटेज चेंज आइडेंटिफाई करना है तो कितना होगा, 10 इंक्रीज है तो 10 पॉजिटिव, 20 रिड्यूस है तो -20, अब एक प्लस एक माइनस तो -10 इंटू 20 अपॉन 100, ये 10 और 20 के नेट परसेंटेज चेंज को डिनोट करेगा, दैट इज -10, और इधर सिंप्लीफाई करें तो -2, इट मींस -12%, तो -12 कितना हो जाएगा, 12% रिडक्शन हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का नेट परसेंटेज चेंज हो गया 12% रिडक्शन। अब इसके साथ थर्ड वैल्यू को ले लेते हैं, 30% इंक्रीज को, और इन दोनों का नेट परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं, तो 12 रिड्यूस तो -12 हो जाएगा, 30 इंक्रीज तो +30 हो जाएगा। नाउ एक प्लस एक माइनस तो प्लस माइनस माइनस 12 इंटू 30 अपॉन 100, दैट इज इतना। नाउ -12 प्लस 30 अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, 18 बचेगा पॉजिटिव, यहां सिंप्लीफाई करते हैं, 12 3 से 36, 10 से डिवाइड करेंगे 3.6, माइनस करना है, 18 में से 3.6 माइनस किया तो दैट वुड बी 14.4%। पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है इसलिए प्लस में बचेगा, और प्लस किसको डिनोट करता है, प्लस डिनोट करता है इंक्रीज को। इसका मतलब ये हुआ कि तीन वैल्यूज जिनमें 10% इंक्रीज, 20% रिड्यूस और 30% इंक्रीज का रिलेशन था, कि मल्टीप्लाई से फोर्थ वैल्यू अगर फाइंड आउट होती हो तो फोर्थ वैल्यू में कितने परसेंट का चेंज होगा, वो इन तीनों का नेट परसेंटेज चेंज, जिसकी वैल्यू कितनी है 14.4%, कैसा रिलेशन, इंक्रीज। इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू जो निकल के आएगी वो 14.4% इंक्रीज का रिलेशन होगा। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन है, radius of the base of the cylinder is increased by 40% while the height is reduced by 25%. Find the percentage change in the curved surface area and the volume of the cylinder. कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम में हमसे रिलेशन पूछा है, कितना परसेंट चेंज आएगा। हिंदी में अगर बात करें तो एक बेलन की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया गया, जबकि इसकी ऊंचाई को 25% कम कर दिया गया। बेलन के वक्र पृष्ठ और आयतन में प्रतिशत अंतर बताओ, ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा इस पर फिगर दिया गया है सिलेंडर, बेलन। अब सिलेंडर के अंदर हमसे जो रिलेशन वाइज डेटा दिया गया है, उसमें पहला डेटा दिया गया है कि सिलेंडर की रेडियस, त्रिज्या को कितना, क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 40% इंक्रीज कर दिया गया, और हाइट, ऊंचाई को
लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कितना चेंज करने के लिए कहा गया स्टूडेंट्स, दैट इज 25% रिड्यूस करने के लिए कहा गया। क्लियर? रेडियस को 40% इंक्रीज करने के लिए कहा गया है, जबकि हाइट को 25% रिड्यूस करने के लिए कहा गया है। हमसे पूछा है, पहला क्वेश्चन है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वक्र पृष्ठ, इसमें कितना चेंज आएगा ये पूछा गया। नाउ सिलेंडर के केस में, बेलन के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच, ये होता है, दैट मींस 2 into पाई into r into h। अब वैल्यूज अगर हम देखें तो रेडियस को 40% इंक्रीज करने के लिए कहा गया, तो रेडियस हो जाएगी 40% इंक्रीज। हाइट 25% रिड्यूस करने के लिए कहा गया, तो हाइट को करेंगे 25% रिड्यूस। इस चेंजेस की वजह से कर्व्ड सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा ये हमसे पूछा गया। तो 2 और पाई तो कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स का नेट परसेंटेज चेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लीव दैट। वैल्यूज की मल्टीप्लाई से थर्ड वैल्यू फाइंड आउट होने का कांसेप्ट है, तो नेट परसेंटेज चेंज एप्लीकेबल हो जाता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में चेंज कितना होगा, x + 5 + xy upon 100, 40 इंक्रीज, दैट मींस पॉजिटिव 40, 25 रिड्यूस, दैट मींस -25, अपोजिट साइन तो माइनस, दोनों का प्रोडक्ट 40 into 25 upon 100, दैट मींस कर्व्ड सरफेस एरिया में इतने परसेंट का चेंज आएगा। तो 40 - 25 इज 15 - 25 4 एंड दैट इज 10, इट मींस 10 ये हो जाएगा। तो 15 में से 10 माइनस किया 5%, कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है, इंक्रीज। जिसका मतलब रेडियस, अगर एक बेलन की, एक सिलेंडर की रेडियस को 40% बढ़ा दें और हाइट को 25% रिड्यूस कर दें, तो कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र प्लस 5% बढ़ जाएगा। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। वॉल्यूम होता है आयतन, आयतन में कितना चेंज आएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो r into r into h, ये रिलेशन होता है। अब लैंग्वेज में डेटा दिया है, उसमें रेडियस को 40% इंक्रीज करना है, तो 40% इंक्रीज। सेकंड रेडियस, वो रेडियस की जगह पर, तो ये भी 40% इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड है हाइट, हाइट कितना, 25% रिड्यूस, दैट इज ओके। और पाई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म्स का परसेंटेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सो लीव इट। आर 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 मल्टीप्लाई में 3 वैल्यूज, तो 3 वैल्यूज के प्रोडक्ट से फोर्थ वैल्यू फाइंड आउट होने का केस हो गया। तो हमें वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज अगर आइडेंटिफाई करना है, तो इन तीनों का नेट परसेंटेज चेंज निकालते हैं। 3 का नेट परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था 2-2 करके निकाला जा सकता है। तो कोई से भी 2 ले सकते हैं, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, किसी को भी पहले लिया जा सकता है। आप इन दोनों को पहले ले लीजिए या इनको पहले लेके सॉल्व कर लीजिए, एज यू विश, किसी को भी पहले ले सकते हैं। चलिए हम इन दोनों को पहले ले लेते हैं। तो 40 और 40 का अगर हम नेट परसेंटेज चेंज निकाले, तो 40 इंक्रीज प्लस, ये भी 40 इंक्रीज है तो प्लस, नाउ सेम साइन तो प्लस 40 into 40 upon 100, दैट इज 40 40 80 ऐड कर रहे हैं एंड प्लस दैट वुड बी 16, 80 + 16 96%, पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज। इसका मतलब इनका नेट परसेंटेज चेंज हो गया 96% इंक्रीज। अब इसके साथ 25% को लेकर के फिर से निकाल देते हैं, इन दोनों का नेट परसेंटेज चेंज निकालना। तो इनका नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा, 96 इंक्रीज है, तो इंक्रीज मींस पॉजिटिव, 25 रिड्यूस है तो -25, प्लस माइनस माइनस 96 into 25 upon 100, दैट इज, सिंप्लीफाई करते हैं, 96 - 25 तो दैट वुड बी 71 माइनस 25 4 से डिवाइड करना है, दैट वुड बी 24 4 = 96, 24 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 11 7 दैट इज 6 4 47%। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, इसका मतलब इंक्रीज। दैट मींस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 47% इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? वेल नेक्स्ट क्वेश्चन है, length, width and height of the cuboid are 37% increase, 14 holes 2/7% reduced, decreased, and 6 holes 2/3% reduced respectively. Find the percentage change in the volume of the cuboid. एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः 37.5% बढ़ाया गया, 14 होल्स 2/7% रिड्यूस किया गया एंड 6 होल्स 2/3% रिड्यूस किया गया क्रमशः। तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत अंतर आएगा ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लेंथ, विड्थ और हाइट किसका, क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड होता है घनाभ, इन क्यूबॉइड घनाभ में लेंथ, विड्थ, हाइट इन तीनों के प्रोडक्ट से वॉल्यूम निकलता है। और हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है उसमें कहा गया है कि लेंथ को कितना, लेंथ को 37 होल्स 1/2% इंक्रीज किया गया। सेकंड, विड्थ में कितना, 14 होल्स 2/7% रिड्यूस किया गया। और हाइट में कितना, हाइट में कहा गया क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 6 होल्स 2/3% रिड्यूस किया गया। हमसे पूछा वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आएगा।
दैट वाज द क्वेश्चन। ओके, अब ऐसे में लेंथ विड्थ हाइट तीन वैल्यूज के प्रोडक्ट से एक नई वैल्यू निकल रही है तो नेट परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो लेंथ विड्थ हाइट में चेंजेस दिया है ये होल नंबर वैल्यूज नहीं है। नेट परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट तभी तक हम आसानी से यूज कर सकते हैं जब तक परसेंटेज चेंज होल नंबर वैल्यू फॉर्मेट में दिए हो। अब ये होल नंबर फॉर्मेट नहीं है, अगर हम इन वैल्यूज को नेट परसेंटेज चेंज में यूज करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। इसका मतलब हमें कोई ऑल्टरनेट वे चाहिए। अब हम नेट परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, तो जब वैल्यूज फ्रैक्शनल हो परसेंटेज चेंजेस की या डेसिमल वैल्यूज हो तो हम नेट परसेंटेज चेंज को अवॉइड करते हैं। तो फिर यूज क्या करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। अब ऐसे में हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ में इतना परसेंट का इंक्रीज कहा गया, तो जो भी फ्रैक्शनल वैल्यूज आपको दी गई हैं इनको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 37 होल्स 1/2% अगर आप ध्यान दें तो ये अगर आपको याद हो तो दैट इज 3/8 के बराबर होता है। 14 होल्स 2/7 ये होता है 1/7 एंड 6 होल्स 2/3 अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इट वुड बी 1/5। सॉरी 6 होल 2/3% अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी 1/50। ये इतना हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ऐसे में इन वैल्यूज की कैलकुलेशन के लिए याद रखिएगा जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज दी गई हैं इनको हम अपनी तरफ से ओरिजिनल वैल्यूज कंसिडर कर लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू इसका मतलब ओरिजिनल लेंथ 8 थी, ओरिजिनल विड्थ 7 थी एंड ओरिजिनल हाइट हमारा 15 था। क्लियर? अब नई लेंथ विड्थ हाइट चेंजेस के बाद कितनी हो गई? अगर इंक्रीज है तो वैल्यू 8 से 3 इंक्रीज होने का मतलब कितना हो जाएगा? 8 + 3 11। तो नई लेंथ हमारी कितनी हो गई? 11 यूनिट हो गई। 7 से एक रिड्यूस हो गई क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, 7 पहली थी 1 यूनिट घट जाएगी तो कितना बचेगा? 6 यूनिट बचेगा। इनिशियल पहले 15 था, 1 यूनिट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिड्यूस हो गई तब कितना बचेगा? तो दैट वुड बी 14। क्लियर? तो ये हमारी इनिशियल ओरिजिनल लेंथ विड्थ हाइट और नई लेंथ विड्थ हाइट आफ्टर द चेंजेस निकल के आ गई, चेंजेस के बाद की लेंथ विड्थ हाइट। अब क्या करना है? वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ विड्थ हाइट का प्रोडक्ट। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट ओरिजिनल वॉल्यूम रहा होगा और चेंजेस के बाद जो लेंथ विड्थ हाइट आई है इनके प्रोडक्ट से नया वॉल्यूम निकल आएगा। ये हमारी ओरिजिनल और नए वॉल्यूम्स की वैल्यूज होगी। क्लियर? अब इन वैल्यूज का मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना मुश्किल होगा, कैलकुलेटेड होगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो यहां अगर कोई वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही हो तो हम कर देते हैं इसी स्टेज पर, सॉल्व करना आगे आसान हो जाए। किससे? ओरिजिनल की किसी भी वैल्यू अगर न्यू की किसी भी वैल्यू से सिंप्लीफाई होती हो तो कर लेते हैं। जैसे 7 2 = 14, ये सिंप्लीफाई होगा 2 से, दैट इज 2 4 = 8। क्लियर? अभी 3 से 3 2 = 6 एंड 3 5 = 15 एंड 2 से दैट इज 2 टाइम्स। क्लियर? तो अब अगर सिंप्लीफाई करने के लिए देखें तो और कोई वैल्यू तो बची नहीं, तो दैट मींस 5 2 = 10, दैट वाज ओरिजिनल वैल्यू और यहां हमारे पास बचा 11। इसका मतलब हमारे चेंजेस के में जो डेटा दिया था उसके अकॉर्डिंग ओरिजिनल वॉल्यूम अगर 10 यूनिट था तो नया वॉल्यूम हो गया 11 यूनिट। क्लियर? 10 से 11 होने का मतलब वैल्यू इंक्रीज हुई या रिड्यूस हो गई? वैल्यू इंक्रीज हो गई। कितना यूनिट इंक्रीज हो गया? 10 से 11, दैट मींस 11 - 10 1 यूनिट बढ़ गया। ओके, हमसे पूछा इंक्रीज परसेंटेज बताओ, परसेंटेज चेंज पूछा गया। परसेंटेज चेंज की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए ये तो हो गया चेंज, लेकिन चेंज किससे? ओरिजिनल वैल्यू से। तो ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 10, दैट इज इनटू 100, तो इतने परसेंट का चेंज होगा। अब क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हुई है तो दैट मींस इंक्रीज का चेंज हो जाएगा। तो 11 - 10 दैट इज 1, 1 × 10 विल बी 10%। इट मींस वॉल्यूम में 10% इंक्रीज का चेंज आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तो था हमारा क्यूबॉइड की लेंथ विड्थ हाइट की वैल्यूज अगर फ्रैक्शनल दी हो तो हम फ्रैक्शनल वैल्यूज को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यूज दी गई हैं उनको ओरिजिनल वैल्यूज कंसीडर करेंगे। चेंजेस के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज जैसा दिया गया हो उसके अकॉर्डिंग नई वैल्यूज आइडेंटिफाई करते हैं। अब जो रिलेशन आइडेंटिफाई करना है उस रिलेशन के थ्रू इंक्रीज या डिक्रीज की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फाइंड किया जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा नेट परसेंटेज चेंज का आज का कॉन्सेप्ट। इसके साथ ही हम आज के टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आगे का जो नेक्स्ट फॉर्मेट है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।